नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। साइको सोशल थ्योरी को मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं हम हिंदी में, और दिस इज़ वन ऑफ द माय फेवरेट थ्योरी। क्योंकि जब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे ना तो आप पाएंगे कि इस थ्योरी में एरिक्सन ने जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारी पूरी लाइफ होती है ना उसको 8 स्टेजेस में बांटा, और हर एक स्टेजेस में बताया कि इंसान में कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। आई एम श्योर कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ना पूरा, तो आप पाएंगे कि आप अपने आप को भी इस थ्योरी से रिलेट कर पा रहे हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो आपके साथ भी हुई होंगी या फिर आपने अपने घर में पास आस पड़ोस में होते हुए देखी होंगी। ये थ्योरी बहुत ही अच्छी थ्योरी है। इसको अगर आप समझेंगे तो बच्चे को कैसे हैंडल करना है ये तो आप समझ ही पाएंगे, बीइंग अ पेरेंट्स और बीइंग अ टीचर। साथ के साथ आप ये भी समझेंगे कि हमें खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कैसे वर्क करना है। थ्योरी बताती है कि कैसे सोसाइटी के इंटरेक्शन के कारण हमारे अंदर जो जो मेन वर्च्यूज़ डेवलप होते हैं और कैसे ये हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज इस वीडियो में हम मेनली जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन ने पूरे लाइफ स्पैन को 8 स्टेजेस में बांटा, जिसमें कि उसने हर एक स्टेजेस में जो बेसिक वर्च्यूज़ डेवलप होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनके बेसिस पे उसका नाम रखा। वो आगे हम पढ़ेंगे, लाइक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। तो मेनली 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है जो हम पढ़ेंगे, एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कि हमने ये थ्योरी पढ़ी, अब एजुकेशन में बीइंग अ टीचर आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ब्रोनफेन ब्रेनर की जो इकोलॉजिकल थ्योरी है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि कैसे ब्रोनफेन ब्रेनर ने बच्चे के इन्वायरमेंट को 5 स्टेजेस में बांटा, और डिटेल में बताया कि ये जो 5 के 5 जो स्टेजेस होते हैं उनमें जितने भी एजेंट्स होते हैं सोसाइटी के, वो कैसे बच्चे को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आज की जो वीडियो है एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। डायरेक्ट हम थ्योरी पर जाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, एरिक्सन ने जो थ्योरी बताई है उसमें उन्होंने बात की थी कि जो हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ये एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में होता है, और वो भी जो 8 स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट उसके थ्रू होता हुआ गुजरता है। प्रॉपर उन्होंने बता रखा है एज वाइज कि इतने से इतने साल के बीच हम इस स्टेज में होते हैं, हमारे में ये बेसिक वर्च्यूज़ डेवलप होती हैं। सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई है। और इसके अलावा आप पाएंगे कि इसमें जनरली होता क्या है, इसमें जनरली बच्चा एक साइको सोशल क्राइसिस से गुजरता है। हर एक स्टेजेस जो होते हैं, जो 8 स्टेजेस हैं, उस हर एक स्टेज में बच्चे के सामने एक साइको सोशल क्राइसिस पैदा होती है। उस क्राइसिस से वो बच्चा कैसे हैंडल कर रहा है, या उसके टीचर्स उसके पेरेंट्स कैसे उसकी हेल्प कर रहे हैं उस क्राइसिस से निकलने में, ये बहुत मैटर करता है। हर एक स्टेज में जो क्राइसिस बच्चा फेस कर रहा है उसमें वो सक्सेस होता है या अनसक्सेस होता है, ये डिसाइड करेगा कि बच्चे में कौन सी वर्च्यूज़ डेवलप होंगी। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ बेसिक वर्च्यूज़ लाइक होप, विल, पर्पस, इंटीग्रिटी। अगर बच्चा हर एक स्टेजेस में सक्सेसफुली उस क्राइसिस से बाहर निकल पाता है तो बच्चे में कुछ बेसिक वर्च्यूज़ डेवलप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, होप यानी कि उम्मीद, किसी से आशा, विल, पर्पस, इंटीग्रिटी, ये कुछ बेसिक पर्पस हैं। ये पॉजिटिव होती हैं और ये तभी होती है जब सक्सेसफुली बच्चा उस क्राइसिस से बाहर निकल पाता है। लेकिन बच्चा अगर फेल हो जाता है तो फेलर की वजह से बच्चे में कुछ नेगेटिव वर्च्यूज़ डेवलप होती हैं, लाइक मिसट्रस्ट, गिल्ट, रोल कन्फ्यूज़न एंड डेस्पेयर। ये कुछ ऐसी नेगेटिव वर्च्यूज़ हैं जो बच्चे में डेवलप हो जाती है। आप पाएंगे अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनमें आपको इनमें से ही कुछ ना कुछ वर्च्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से कुछ क्वालिटीज़ उनको देखने को मिलेंगी। जब आप उनसे बात करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, या बच्चे को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे में या तो इनमें से कुछ पॉजिटिव वर्च्यूज़ हैं या इनमें से कुछ नेगेटिव वर्च्यूज़ हैं। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो 8 स्टेजेस मैं बता रहा हूँ उसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। सॉरी, पहले शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में एक एक स्टेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें स्टेज जो एरिक्सन ने बताया था उसमें उन्होंने कहा था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
और उसमें उन्होंने कहा था कि 0 से लेके जो 1.5 साल की जो एज होती है बच्चे की, वो इसमें आती है। फिर उन्होंने कहा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसमें मेनली 1.5 साल से लेके 3 साल के बच्चे आते हैं। फिर नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें 3 से 5 साल के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, इसमें 6 से 12 साल के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न मीन्स रोल कन्फ्यूज़न की बात है यहाँ पे। 12 से 18 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें 18 से 40 साल के जो वयस्क लोग होते हैं वो आते हैं इसमें। नेक्स्ट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, इसमें 40 से 65 साल के जो लोग होते हैं वो आते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, इसमें 65+ के जितने भी लोग होते हैं टिल डेथ, ये बाकी जो एज हो जाती है हमारे 65 के बाद की जितनी भी एज है हमारी टिल डेथ, वो इस स्टेज में आते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे लाइफ स्पैन को 8 स्टेजेस में एरिक्सन ने बांटा। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एरिक्सन की थ्योरी को, और ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। जैसा कि हमने बात की 0 से लेकर 1.5 साल की जो एज होती है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में ही आते हैं। इसमें जनरली होता क्या है, आप पाएंगे कि जो एज होती है ना 0 से लेकर 1.5 साल की, इसमें बच्चा कंप्लीटली डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पे, जो उनके केयर गिवर्स हैं उन पे कंप्लीटली डिपेंड होता है। यहाँ तक कि बच्चा फीडिंग के लिए भी उन पर डिपेंड होता है। बच्चे की जो बेसिक नीड होती है बच्चा उन सब के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें जनरली जो बच्चा होता है, बच्चा अनसर्टेन होता है। द इन्फेंट इज अनसर्टेन अबाउट द वर्ल्ड इन विच दे लिव एंड लुक्स टुवर्ड्स देयर प्राइमरी केयर गिवर फॉर स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ केयर। क्योंकि बच्चा इन दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए बच्चे में एक अनसर्टेनिटी होती है इस दुनिया को लेकर के। इसीलिए आप पाएंगे कि बच्चा अक्सर जो अपनी बेसिक नीड्स होती है उसके लिए दूसरे पर डिपेंड होता है, एंड इन दैट केस मेनली वो पेरेंट्स पर ही डिपेंड होता है, अपनी मदर पे डिपेंड होता है, अपने फादर पे डिपेंड होता है। अब होता क्या है इस स्टेज में, आप पाएंगे कि ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे को एक प्रॉपर अटेंशन देते हैं, इफ़ द केयर गिवर इज रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड नर्चरिंग द चाइल्ड, इट विल डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। अगर पेरेंट्स बच्चे पर पूरा टेंशन दे रहे हैं, बच्चे की जो बेसिक नीड्स होती है उस पर ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को भूख लगती है तुरंत उसको खाना देते हैं, बच्चे को हल्की सी भी किसी तरह की परेशानी होती है, गर्मी सर्दी महसूस होती है, तुरंत उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं पेरेंट्स, तो ऐसे में बच्चे में ना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। ये ट्रस्ट उन पेरेंट्स के प्रति तो होता ही है, लेकिन इस दुनिया के प्रति भी धीरे धीरे उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ, कि अगर मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कोई है जो मेरी हेल्प करेगा। ये ट्रस्ट बच्चे में डेवलप होना स्टार्ट होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लीजिए केयर गिवर्स फेल्स टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट एडिक्वेट केयर एंड अफेक्शन, द चाइल्ड में डेवलप अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट एंड इनसिक्योरिटी। अगर बच्चे को समय पर उसकी जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा नहीं किया जाता, बच्चे को भूख लग रही है लेकिन पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा रोए जा रहा है, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे में एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, एक मिसट्रस्ट डेवलप होता है इस दुनिया को लेकर के। उसको ये इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरी बेसिक नीड्स को कौन पूरा करेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक वर्च्यूज़ है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इन्फेंट फीडिंग्स को लेकर के जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि बच्चे को जब भूख लगती है तुरंत पेरेंट्स उसको जो दूध है या जो जो बच्चा खाता है उसको देते हैं, उसकी फीडिंग्स नीड को पूरा करते हैं, तो बच्चे में एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ, अगर मेरे साथ में फ्यूचर में मतलब और भी किसी तरह की कोई मुझे ज़रूरत होती है तो कोई है जो मेरी हेल्प करेगा। तो बच्चे में इस तरीके से आप पाएंगे कि होप डेवलप होता है। सक्सेसन इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ होप। होप यही तो है, उम्मीद, कि बच्चे को उम्मीद है, किसी से आशा है कि जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होगा उसके लिए कोई है जो उसको सपोर्ट करेगा, उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो ये होप बच्चे में डेवलप होता है, वो तभी होता है जब पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, कंप्लीटली अटेंशन देते हैं अपने बच्चे पर, बच्चे की बेसिक नीड को पूरा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे में क्या होगा, बच्चे में डेवलप होगा फियर। बच्चे में फियर क्यों डेवलप होगा, बच्चे में इनसिक्योरिटी रहेगी, उसको डर रहेगा कि फ्यूचर में मुझे अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है, मेरी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो मैं कैसे रह पाऊँगा। तो ये फियर बच्चे में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है।
हालांकि हो सकता है आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा तो कुछ बच्चे में होता हुआ हमने देखा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ना बाद में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बाद में बड़े लेवल पे आपको नज़र आएंगी। जब बच्चा 6 साल 7 साल का होगा ये चीज़ें तब आपको धीरे धीरे नज़र आएंगी। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हर एक स्टेजेस ना एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले स्टेज में जो वर्च्यू डेवलप होता है उसका इफेक्ट दूसरे स्टेज में भी पड़ता है, और जो सक्सेशन जितने भी स्टेजेस हैं सब में इसका असर हमें देखने को मिलता है। तो अभी आप इसको समझिए कि कैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो स्टेज है वो वर्क करती है। अक्सर बच्चा या तो ट्रस्ट बच्चे में डेवलप होता है या मिसट्रस्ट, लेकिन अगर बच्चा बैलेंस कर पाता है चीज़ों को, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट दोनों में बैलेंस कर पाता है, तो बच्चा सीखता है कि कभी कभी हो सकता है उसके साथ डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन आ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि अक्सर उसके पास कोई ना कोई है, कोई केयर गिवर है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब कभी कभी ऐसा उसके साथ हो सकता है, लेकिन हमेशा उसके साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी बच्चा फील करेगा जब बच्चा बैलेंस कर पाए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में। हालांकि ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम होती है। चलिए, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज आप पाएंगे कि ये इसमें जो बेसिक वर्च्यूज डेवलप होती हैं वो काफ़ी हद तक जो पहली स्टेज हमने पढ़ी उससे रिलेटेड होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की, तो आप पाएंगे इसमें 1.5 से लेकर 3 साल तक के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इस स्टेज में बच्चे का मेन फोकस होता है पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स। मतलब कि वो चाहता है कि वो जो भी कार्य कर रहा है खुद से करे, है ना, वो खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करता है, और इसीलिए बच्चे में एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप होता है, और बच्चा चाहता है कि मैं खुद से इंडिपेंडेंट बनूं, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैं खुद से करूं। आप पाएंगे कि इस स्टेज में बच्चा छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो पेरेंट्स को ही करता हुआ क्यों ना देखता हो, खुद से करने की कोशिश करता है। अब आप पाएंगे कि इसकी वजह से बच्चे में दो चीज़ें डेवलप होंगी, या तो ऑटोनॉमी या फिर शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी कब डेवलप होगी? अगर पेरेंट्स बच्चे को इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंस में, यानी कि जो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि बच्चे जो होते हैं दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर इन देयर एबिलिटी टू सर्वाइव। कि बच्चा जो कर रहा है उसको करने दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स, तो ऐसे में आप पाएंगे कि बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है, और बच्चे में एक ये सेंस आती है कि हाँ, मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में एबिलिटीज़ हैं, मैं अपनी चीज़ें खुद से कर पा रहा हूँ। ये एक सेंस बच्चे में डेवलप होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो बल्कि पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हो, कि इफ़ चिल्ड्रंस आर ओवरली कंट्रोल्ड एंड क्रिटिसाइज्ड, they may begin to feel ashamed of their autonomy and doubt in their abilities। कि बच्चा कुछ भी करना चाह रहा है, पेरेंट्स उसको करने नहीं दे रहे हैं, उसको तुरंत डांट दे रहे हैं, उसको तुरंत कहते हैं कि तुम छोड़ो, ये तुमसे नहीं होगा, मुझे करने दो खुद। मतलब बच्चा करना चाह रहा है उसको नहीं करने दे रहे हैं, उसको बल्कि डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, एक डाउट क्रिएट होता है खुद के ऊपर कि क्या मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, पुटिंग ऑन क्लोथ्स एंड एक मिनट पुटिंग ऑन क्लोथ्स एंड शूज़। मान के चलिए कि छोटा बच्चा एक मतलब 1.5-2 साल का बच्चा है। आप पाएंगे कि बच्चा जनरली ऐसी चीज़ें करता है, बच्चा खुद से कपड़े पहनने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स होंगे जो सपोर्ट करेंगे, हालांकि पता है पेरेंट्स को कि बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि कपड़ा पहनना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क होता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स उसको इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ कोई नहीं बेटा, कोशिश करो, तुम कर सकते हो। अगर मान के चलो बच्चा नहीं कर पाया, फंस गया कहीं, तो पेरेंट्स आएंगे उसकी हेल्प करेंगे और कहेंगे कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करना। तो इस तरीके का जो व्यवहार होता है ना, बच्चे में एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप करता है, बच्चे को अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट होने लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान के चलिए कि पेरेंट्स हैं जो बच्चे को डांट देते हैं कि क्या कर रहे हो, तुम क्यों पहन रहे हो, मैं हूँ ना, मैं पहना दूंगा या मैं पहना दूंगी। अगर मदर ऐसे कहती है तो बच्चा क्या है कि एक तो फिर वो एफर्ट जो कर रहा है बच्चा वो करेगा नहीं नेक्स्ट टाइम। बच्चे में ये चीज़ और डेवलप हो जाएगी कि शायद मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। बच्चे में एक डाउट हो जाएगा खुद को लेकर, खुद की एबिलिटीज़ को लेकर के। तो इस तरीके से आपने पाया। सेम एक एग्जांपल और है टॉयलेट ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल आप पाएंगे कि इस स्टेज में बच्चा जनरली टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे पॉटी सूसू अभी भी क्योंकि वो कर देते हैं बेड पे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को ये चीज़ समझाई जाती है कि नहीं, अब आपको ऐसे नहीं करना, अगर आपको टॉयलेट है या पॉटी आ रही है तो आप हमें बताओ, है ना। तो उसको बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि ऐसे नहीं करना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, तो बच्चे में एक एबिलिटी डेवलप होती है, बच्चे में एक इंकरेजमेंट होता है, बच्चा खुद से वो चीज़ें करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
जो बच्चा करने की कोशिश कर भी रहा है और पेरेंट्स उसको डांट देते हैं, या मान के चलो उसको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देते, उसको उसकी सिर्फ अगर वो बेड पे कर भी देता है और उसको डांट देते हैं सीधा, ये क्या कर रहे हो, ऐसे करते हैं, ये चीज़ वो चीज़ डांट देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। बच्चे में इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाता है, बच्चे में डाउट आ जाता है खुद के ऊपर कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, मेरे में एक एबिलिटीज़ ही नहीं है प्रॉपर ट्रेनिंग की। तो ये क्या है, ये बच्चे में शेम डाउट डेवलप करेगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को सपोर्ट करें, छोटी छोटी चीज़ें अगर बच्चा कर रहा है तो उसको करने दें। ठीक है, यही है मेन ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। आप पाएंगे कि बच्चा अगर सक्सेसफुल होता है इसमें, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो मैंने फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज जो मैंने आपको बताई, आपने पाया कि बच्चे में क्राइसिस डेवलप हो रही है। ये क्राइसिस जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की थी, ऑटोनॉमी एंड शेम की यहाँ पर है, शेम एंड डाउट, ये क्राइसिस ही है। ठीक है, बच्चा इस क्राइसिस में कैसे सक्सेस हो रहा है या कैसे फेल हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे अभी मैंने जो बात की ऑटोनॉमी एंड डाउट वाले केस में, तो इसमें आप पाएंगे कि अगर बच्चा सक्सेस होता है, सक्सेसफुली इस क्राइसिस से निकल पाता है, तो बच्चे में एक विल पावर डेवलप होती है, वर्च्यू ऑफ विल, कि किसी काम को खुद से करने की इच्छा बच्चे में डेवलप होती है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन अगर बच्चा फेल होता है तो आप पाएंगे कि बच्चे में लैक ऑफ सेल्फ स्टीम होता है, खुद के प्रति जो सम्मान भाव होता है वो बच्चे में नहीं हो पाता, बच्चे में सेंस ऑफ शेम होता है खुद के ऊपर, डाउट क्रिएट होता है बच्चे को अपनी एबिलिटी के ऊपर कि क्या मैं ये चीज़ कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आपने इस तरीके से देखा किस तरीके से बच्चे में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट क्रिएट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेजेस पे। नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आप पाएंगे इसमें जो बच्चे की एज ग्रुप होती है वो 3 से 5 साल की होती है। 3 से 5 साल का बच्चा आप पाएंगे कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ही होता है, और स्कूल प्री स्कूल जो होता है जैसे प्ले स्कूल वगैरह उसमें जाना शुरू कर देता है। अब आप पाएंगे कि इनिशिएटिव और गिल्ट बच्चे में कब डेवलप होगा, जब बच्चे में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इनिशिएटिव मतलब बच्चा चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करेगा, और अगर पेरेंट्स या जो भी केयर गिवर है वो उसको इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बच्चा इनिशिएटिव ले, इनिशिएटिव मतलब चीज़ों को खुद से करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमने नहीं कहा कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन बच्चा आप पाएंगे बहुत सारी अपने आसपास की चीज़ों से खेलता है, बहुत सारे ऐसे काम होता है जो करता रहता है, खुद से करता रहता है ना। तो बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है, और अगर बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है, पेरेंट्स उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि बच्चा जनरली उसमें एक जो क्वालिटी होती है इनिशिएटिव वाली वो डेवलप हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब बच्चे में इनिशिएटिव डेवलप होता है और बच्चा देखता है कि काम को कर रहा है और वो काम कंप्लीट हो पाता है उससे, वो सक्सेसफुली इस चीज़ को करता है, तो बच्चे में एक और वर्च्यू डेवलप होती है, दैट इज़ द पर्पस। बच्चे में एक पर्पस डेवलप होता है, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, एक बच्चे में पर्पस डेवलप होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गिल्ट कब डेवलप होगा, कि बच्चा कोई चीज़ कर रहा है और आपने उसको तुरंत डांट दिया, ये क्या कर रहे हो, ये तो तुमने गलत कर दिया, अब नुकसान कर दिया मेरा। इस तरीके से आप देखेंगे पेरेंट्स अक्सर उसको डांट देते हैं। तो अगर पेरेंट्स उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि बच्चा कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा है या उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं उसके एफर्ट्स को, तो ऐसे में बच्चे में गिल्ट फीलिंग आती है, और जो वो इनिशिएटिव लेता है चीज़ों को मतलब इनिशिएटिव लेता है किसी काम को लेकर, वो धीरे धीरे वो बंद कर देता है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट बच्चे में इस प्रकार से डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है, उसको हर चीज़ जाननी है, समझनी है। कुछ चीज़ें तो होती हैं कि वो सवाल आपसे पूछता है तरह तरह की, कि ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, चांद तारे सूरज, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आप पाएंगे उसको अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखे ना उसको तुरंत उठा लेगा, उससे खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो खेलने के साथ साथ उसको एक्सप्लोर कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि ये है क्या। कई बार पेरेंट्स जो समझदार होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, वो उसके सवालों का सही जवाब देते हैं, या बच्चा जो काम कर रहा है उसको करने देते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखते हैं कि बच्चा कोई डैमेज ना कर ले, खुद को फिजिकल डैमेज ना कर ले, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बच्चे में एक इनिशिएटिव डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन वहीं बच्चे को डांट देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं, उसके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उसको डांट देते हैं उसके सवाल पूछने पर। तो ऐसे में बच्चे में गिल्ट फीलिंग डेवलप होती है। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बच्चे में गिल्ट फीलिंग डेवलप होगी। तो बीइंग अ पेरेंट्स आपको इस चीज़ से बचना है। ठीक है, आप भी पेरेंट्स
आप में से कुछ तो पेरेंट्स होंगे या कुछ पेरेंट्स होंगे फ्यूचर में पेरेंट्स बनने वाले होंगे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो इनिशियल जो एजेस होते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बाद में जब बच्चे में एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी तब आप कितना भी एफर्ट कर लीजिए उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप स्टार्टिंग से कोशिश करें कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेज की, तो नेक्स्ट स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इसमें मेनली 6 से 12 साल की जो एज होती है वो इसमें शामिल होती है, और इसमें आप पाएंगे कि जनरली लिटिल चाइल्डहुड एज इसको भी हम कहते हैं। इसमें बच्चा स्कूल जाता है, गैंग स्टेज इसको भी कहते हैं, बच्चा ग्रुप फॉर्मेशन करता है, फ्रेंड सर्कल बनाता है। इसमें मेनली आप पाएंगे कि बच्चे में एक एबिलिटी की डेवलप होती है। एबिलिटी तो क्या मतलब, बच्चा अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करता है। चिल्ड्रन स्टार्ट टू कंपेयर देमसेल्व्स विद देयर पीयर्स टू गॉज देयर एबिलिटीज एंड वर्थ। उसमें कंपटीशन की फीलिंग आती है अपने फ्रेंड सर्कल में ही, कि भाई वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छा बनने की कोशिश करता है, अपने में ज़्यादा कॉम्पिटेंस, अपने अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ लाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इस स्टेज में बच्चे के ऊपर उसकी गैंग का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, इसीलिए इस बच्चे में ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अब बच्चा अगर आप पाएंगे कि इसमें जनरली बच्चा क्या करेगा कि बच्चा बहुत सारी चीज़ें करेगा, बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस क्या करेगा, ऐसी चीज़ें जिससे कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा अलग दिखे, उसकी पहचान हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर पेरेंट्स या टीचर्स बच्चे को इनकरेज करते हैं, ठीक है, वो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चा स्कूल में भी करता है, घर में भी करता है, तो बच्चे अगर पेरेंट्स और टीचर बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ आप चीज़ों को करो, एक्सप्लोर करो, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करो, है ना, बहुत सारी चीज़ें, करिकुलर, को करिकुलर, एकेडमिक, सारी चीज़ें बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, टीचर्स पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप पाएंगे कि बच्चे में कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं, साथ के साथ बच्चे में एक सेंस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इन द सेंस कॉम्पिटेंसी की एबिलिटीज़ आती हैं, कई तरह की एबिलिटीज़ आती हैं बच्चे में, और बच्चे में अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड बिलीफ इन देयर स्किल ये भी डेवलप होता है कि हाँ उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं। वो स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है बच्चा डांस में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है, या पढ़ाई में अच्छा है ना, किसी चीज़ में तो अच्छा है। बच्चे में ये स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं, वो तभी होती हैं जब बच्चा वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करता है, बच्चे में कॉम्पिटेंसी या बिलीफ जो होता है बच्चे का अपने स्किल में वो डेवलप धीरे धीरे होता है। तो ये तभी होगा जब पेरेंट्स एंड टीचर्स इनकरेज करेंगे बच्चों को कि वेरियस करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस बच्चे को डिस्करेज किया जाता है कि हाँ ये पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान मत दो, इस तरह की चीज़ों में बच्चे को मतलब लिमिट किया जाता है कि वो अपने आप को एक्सपोज ना कर सके, एक्सप्लोरेशन नहीं करने दिया जाता बच्चे को। ऐसे में आप पाएंगे कि बच्चा अपने स्किल्स को लेकर के एक तो श्योर नहीं हो पाता, है ना। दूसरी चीज़, अगर बच्चा कुछ कर भी रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर देते हो। आपका जो फीडबैक होता है अक्सर नेगेटिव ज़्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है ना। बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते इम्प्रूवमेंट की। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर चिल्ड्रन रिसीव्स नेगेटिव फीडबैक और नॉट अलाउड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल, दे मे डेवलप अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी। उसको लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास में बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ही वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, या कम स्किल्स रखता हूँ। ये इन्फीरियोरिटी बच्चे में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। बच्चे में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, किसी भी केस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप पाएंगे कि अक्सर बच्चे में स्कूल में क्या होता है कि बच्चे में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस वो कब डेवलप होता है, जब बच्चा वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करता है। टीचर्स पेरेंट्स का कैसा वहाँ पर दृष्टिकोण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा कंपैरिजन करता है अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के, ठीक है, स्कूल में अपने मेनली अपने फ्रेंड सर्कल में ही उसका कंपैरिजन होता है। बाकी उसको कोई ज़्यादा मतलब होता भी नहीं। वो चाहता है कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्त से या अपनी सहेली से अच्छा बनने की कोशिश करूँ। इसके अलावा फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट कैसा मिल रहा है टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, ये बहुत मायने रखता है बच्चे में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी ये डेवलप करने में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मेनली कौन सी वर्च्यू डेवलप होगी, वर्च्यू ऑफ कॉम्पिटेंस। बच्चे को लगे, अगर बच्चे को सपोर्ट किया जाएगा तो बच्चा अपनी स्किल्स को पहचानेगा, बच्चे में बिलीफ होगा कि हाँ मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, तो बच्चे में एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस आएगा। वहीं अगर बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा दिया जाता है,
तो बच्चे में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा, बच्चा अपने आप को ही खुद से ही क्रिटिसाइज कोसने लगेगा। इस तरह की चीज़ें बच्चे में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आई होप आप इस लेक्चर को अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा है, तो मुझे लगता है आपको शायद इस लेक्चर को सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है इन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये है 12 से लेके 18 साल की। एंड आई एम श्योर कि आप सब इस स्टेज में भी गुजरे होंगे। आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज यही रहती है, किसी के लिए भी सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज यही रहती है। लेकिन आप पाएंगे कि ये स्टेज एक ऐसा नहीं कि सिर्फ इस स्टेज का में पर्टिकुलर बच्चा परेशान रहता है। इससे पहले जितने भी स्टेजेस हैं ना, उन सबका मिला जुला असर हमें यहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप पाएंगे इस स्टेज में जनरली जो बच्चा, क्योंकि अडोलोसेंट स्टेज में आ जाता है, तो इसमें जो अडोलोसेंट्स होते हैं, दे मेनली सर्च फॉर अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी थ्रू एन इंटेंस एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल वैल्यूज, बिलीफ एंड गोल्स। इसमें बच्चा एडोलोसेंट एज में आ जाता है और बच्चे में एक आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाने की जो बात होती है वो डेवलप होती है। वो किसी भी तरीके हो सकती है। हो सकता है वो क्लास में अच्छा बनने की कोशिश करता हो, टीचर्स के सामने अपनी एक इमेज बनाना चाहता हो, चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो, किसी भी तरह की हो सकती है। एक इमेज बच्चे में डेवलप करने की जो जिज्ञासा होती है वो इस एज में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा वो चाहता है कि उसके ग्रुप के जो बाकी लोग हैं वो भी उसको रिकॉग्निशन दे, उसको पहचाने, उसको एक्सेप्ट करे। इसके साथ साथ बच्चे में एक चीज़ और होती है, वो होती है करियर को लेकर, कि फ्यूचर में उसको क्या करना है, उसके लाइफ का गोल क्या है। आपने पाया होगा अक्सर इस स्टेज में बच्चा ज़रूर सोचता है कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि बच्चा अगर 17-18 साल का है तो जनरली वो 12th पास करता है और उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ही यही होता है कि अब मुझे क्या करना है ना। या हम भी अक्सर बच्चों से पूछते हैं कि भाई आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। तो इस स्टेज में बच्चे में गोल, कि फ्यूचर में उसको करना क्या है, इसको लेकर बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट बच्चे में होती है। बच्चे में आइडेंटिटी फीलिंग तब आएगी जब बच्चा ये पाएगा कि बच्चा जो एक्सप्लोरेशन कर रहा है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरेशन देयर इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड गोल्स विच हेल्प देम फॉर्म देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी। इस स्टेज में आप पाएंगे कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है ना। बच्चा वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन देता है, ठीक है, नई नई चीज़ें ट्राई करता है, ये सीखता है वो सीखता है, नए नए स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करता है। और अगर पेरेंट्स ऐसा उसको करने दे रहे हैं तो बच्चे में एक आइडेंटिटी डेवलप होगी, क्योंकि बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, मान लीजिए बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें की, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन किया, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, जो ये कंपटीशन होते हैं, किस तरह जो वाद विवाद टाइप के जो कंपटीशन होते हैं, इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेशन कर रहा है, और बच्चे को लगता है कि हाँ मैं इनमें से किसी एक चीज़ में फिट बैठ रहा हूँ, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। तो बच्चे को जब एक बार ये चीज़ पता लग जाती है ना, तो बच्चे में आइडेंटिटी सेंस डेवलप होने लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है और मुझे ये चीज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे में आइडेंटिटी डेवलप होती है। वो तभी होती है जब पेरेंट्स और टीचर उसको इनकरेज करें। लेकिन वहीं रोल कन्फ्यूज़न कब डेवलप होगा? रोल कन्फ्यूज़न डेवलप होगा जब बच्चे को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा कई चीज़ों में, है ना। अक्सर पेरेंट्स को कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों में ध्यान मत दो। अब तुम बड़ी क्लासेस में आ गए हो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान तो देता है, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे होते हैं कि 100 में से एक बच्चा होता है जिसका एक्चुअल में पढ़ाई में मन लगता है, उसको लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, पढ़ने में उसको मज़ा आता है और बच्चा उसमें सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं 95, 96, 99% लोग, उनमें क्योंकि उनको लगता है कि यार ये पढ़ाई मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, उसको एंजॉय नहीं करते, है ना। उनको लगता है यार बाकी चीज़ों में देखो, स्पोर्ट्स में देखो, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ को लगता है कि यार एक्टिंग अच्छी है, सिंगिंग अच्छी है, डांसिंग अच्छी है, वो चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स अगर उसको सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स पे प्रेशर बनाते कि नहीं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, तो ऐसे में बच्चा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान तो देता है, उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे में जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट था, धीरे धीरे उसको वो भूलने लगता है, उसको छोड़ देता है, दिमाग से निकाल देता है, और इधर पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे में बच्चे में रोल कन्फ्यूज़न डेवलप होती है कि भाई मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाएंगे कि रोल कन्फ्यूज़न वर्सेस आइडेंटिटी बच्चे में इस स्टेज में डेवलप होती है। अगर बच्चा सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल इन द सेंस कि जो उसको करना है, उसकी आइडेंटिटी उसको पता चलती है, तो बच्चे में फिडेलिटी एक वर्च्यू होती है, वो डेवलप होती है।
फिडेलिटी मीन्स इट इन्वॉल्व्स द बीइंग एबल टू कमिट वन सेल्फ, कि बच्चा कमिटमेंट करना सीखता है। ये कमिटमेंट किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, ये कमिटमेंट उसकी वर्क को लेकर हो सकता है, ये कमिटमेंट उसके गोल को लेकर हो सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब बच्चे में आइडेंटिटी डेवलप हो गई, बच्चे को पता चल गया कि मुझे यही करना है। तो इस तरीके से बच्चे में ये वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। वहीं अगर फेलर है, बच्चा फेल हो जा रहा है इस क्राइसिस से निकलने में, तो बच्चे में रोल कन्फ्यूज़न डेवलप हो जाएगा इस स्टेज में। तो आपने देखा किस तरीके से आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न डेवलप इस स्टेज में होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज़ द इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 18 से 40 साल की एज होती है, और आप और हम मेनली, मैं मानता हूं कि 95-96% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर इन द इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में क्या होता है, इसमें आप पाएंगे कि इस स्टेज में बच्चे में अब कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। किस तरीके का, फॉर्मिंग इंटीमेट्स। इंटीमेट्स मीन्स कि क्लोज रिलेशनशिप हम बनाने की कोशिश करते हैं बाकी लोगों के साथ। लविंग रिलेशनशिप्स एंड अदर विद अदर पीपल, कि अब हमें लोगों के साथ अपने संबंध स्थापित करने हैं, है ना। क्योंकि मेनली आप पाएंगे कि जब ये चीज़ वैसे भी तभी आती है जब बच्चा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल इन द सेंस कि चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जिस भी फील्ड में बच्चा जब सक्सेस होता है, उसको लगता है कि हाँ अब धीरे धीरे लाइफ स्टेबल हो रही है, तब बच्चा इंटीमेसी की तरफ जाता है। अब उसको लगता है कि मुझे बाकी लोगों से एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर हो, या हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स को लेकर को हो, या हो सकता है वो सोसाइटी को लेकर हो। ठीक है, तो इंटीमेसी बच्चे में तभी डेवलप होती है जब बच्चा सक्सेसफुली जो बाकी के स्टेजेस थे ना उसको क्रॉस कर पाता है ना। जो मैंने अभी बताया था, आइडेंटिटी, रोल कन्फ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी बच्चे में जब डेवलप होती है, उसको पता होता है मुझे लाइफ में क्या करना है, और बच्चा धीरे धीरे सक्सेस भी होता है उस तरफ, तब बच्चे में ये इंटीमेसी डेवलप होती है। वो इंटीमेट फॉर्मेशन करता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बनाता है लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन आइसोलेशन कब डेवलप होगा, जब बच्चे में रोल कन्फ्यूज़न रहेगी, उसको यही नहीं पता है कि मुझे आगे क्या करना है। इसकी वजह से आप पाएंगे कि ऐसे लोग अक्सर जनरली जॉब उनको जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहती है। जॉब मिल भी रही है, कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे, मज़ा नहीं आ रहा, ये चीज़ वो चीज़, ये लगा रहता है उनके साथ, है ना। इनिशिएटिव नहीं ले पाते, क्योंकि हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी इससे पहले वाली स्टेज में, जो नेगेटिव वर्च्यूज़ डेवलप हो रहे थे, मिसट्रस्ट, शेम, डाउट, या जो इन्फीरियोरिटी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी ना। तो इसमें क्या था, हमने देखा कि बच्चा इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा, किसी चीज़ को करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसमें गिल्ट फीलिंग आ जाती है तुरंत ही, क्योंकि सोसाइटी इतना क्रिटिसाइज़ कर देती है उसको। तो ऐसे में बच्चा ये भी सोचता है कि हाँ लाइफ में, वो उसको लगता है कि मैं कहीं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसे में बच्चा आइसोलेशन में ज़्यादा रहता है, उसको बाकी लोगों से इतना मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, क्लोज रिलेशनशिप बनाना वो इतना स्ट्रगल करता है, मतलब क्लोज रिलेशनशिप बनाने में बाकी लोगों के साथ। तो इस तरीके से बच्चे में आइसोलेशन जो है ना वो डेवलप हो जाता है। लेकिन बच्चा सक्सेसफुली अगर इस क्राइसिस से निकल पा रहा है, इंटीमेसी कर पा रहा है, तो बच्चे में वर्च्यू ऑफ, वैसे बच्चा तो नहीं है, उस व्यक्ति में वर्च्यू ऑफ लव डेवलप हो जाएगा। वर्च्यू ऑफ लव मतलब अब वो बाकी लोगों से एक घनिष्ठ संबंध बनाता है, तो उनके प्रति जो उनकी सहानुभूति होती है, एक प्रेम, ये बच्चे में डेवलप होता है। लेकिन अगर बच्चा फेल हो रहा है, तो बच्चे में लोनलीनेस एंड समटाइम डिप्रेशन भी बच्चे में आ जाता, उस व्यक्ति में डेवलप होती है। अगर मैं बार बार बच्चे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है कि आदत सी हो जाती है ना जब एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, बट इट्स अबाउट दी जो अडल्ट हैं उनकी बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, दैट इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। ये जनरली आप फेस करेंगे 40 ईयर्स के बाद, 40 to 65 ईयर्स। 40 ईयर्स में जनरली एक मिड एज क्राइसिस भी होती है, क्योंकि 40 ईयर्स को मिड एज माना जाता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। जब आप 40 साल के हो जाएंगे, और अगर आपने अपनी लाइफ को सक्सेसफुली अभी तक आगे बाकी जितनी भी क्राइसिस थी सक्सेसफुली अगर आप पास हुए हैं ना, तो आप में एक जनरेटिविटी डेवलप होगी। अदरवाइज आप में एक स्टेगनेशन आएगा। स्टेगनेशन मतलब आप कह सकते हैं कि कई बार इसको मिड एज क्राइसिस भी कहते हैं, जो 40 ईयर्स में लोगों को फेस करनी पड़ती है। जनरेटिविटी में जनरली ये होता है कि वो जो, क्योंकि इसमें मोस्टली लोग पेरेंट्स बन चुके होते हैं, तो पेरेंट्स होते हैं, तो अक्सर वो अपने बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको लगता है कि हाँ अब मुझे अपने बच्चे को कुछ बनाना है, ठीक है, जनरेटिविटी वाली फीलिंग होती है। कई बार वो फिर जब देखते हैं कि उनके बच्चे भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी सोचते हैं कि हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो जनरेटिविटी का मतलब यह है कि उसमें मेन फोकस जनरली बिल्डिंग लाइफ्स, प्राइमरली करियर्स, फैमिलीज,
कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ये सारी चीज़ें में डेवलप होती हैं। लेकिन ये कब होगा? जब बच्चे में जनरेटिविटी होगी। जनरेटिविटी तभी होगी जब बाकी की जो क्राइसिस थे उनसे वो सक्सेसफुली पास होकर आया है, ठीक है, और उसमें ये फीलिंग है कि दे आर मेकिंग वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो वर्ल्ड के लिए कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो अपने जॉब के थ्रू हो, चाहे वो पेरेंटिंग के थ्रू हो, कैसे भी हो सकता है। जॉब के थ्रू भी उनको लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने जॉब को लेकर, वो ऑनेस्ट होते हैं कई बार। पेरेंटिंग के थ्रू भी होता है कि हाँ अगर हम बच्चे को खड़ा कर देते हैं, कुछ बना देते हैं, तो इससे क्या है कि बच्चा सोसाइटी को आगे जाके कंट्रीब्यूट करेगा। और कई बार क्या होता है कि वो डायरेक्ट सोसाइटी के बारे में ही सोचते हैं कि सोसाइटी में हमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने हैं, तो इसलिए वो वर्क करते हैं। तो जनरेटिविटी इस तरीके से डेवलप होती है। वहीं स्टेग्नेशन कब आएगा? वही जब बच्चे में नेगेटिव वर्च्यूज शुरू से ही डेवलप हो रही हैं, तो व्यक्ति में स्टेग्नेशन तो आएगा ना। उसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अब तक अपने ऊपर ही वर्क कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आगे फिर वो क्या होगा कि इस स्टेज में आके उसमें व्यक्ति में स्टेग्नेशन आएगा। हो सकता है उसको कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, या वो छोटा मोटा अपना काम कर ले, अपना घर चला ले, लेकिन आगे वो ज़्यादा सोचेगा नहीं और किसी के बारे में, क्योंकि उसमें एक स्टेग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। इफ़ इंडिविजुअल फील्स दे आर नॉट मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव और क्रिएटिव टास्क, दे मे एक्सपीरियंस स्टेग्नेशन। आई होप आप समझ पाए होंगे। सक्सेसफुली नेविगेटिंग दिस स्टेज डेवलप द वर्च्यू ऑफ केयर। ऑफकोर्स पेरेंटिंग एक केयर ही होता है, सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हैं, आप केयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो आपका आप पाएंगे कि दैट यू हैव शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड। ज़्यादा आपको दुनिया से मतलब नहीं होगा, आप लिमिटेड ही लोगों से बात मतलब रखते हैं। तो स्टेग्नेशन वर्सेस जनरेटिविटी इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द ईगो आइडेंटिटी एंड डिस्पेयर। दिस इज आफ्टर 65 ईयर्स टिल डेथ। 65 ईयर्स के बाद आपको ये फीलिंग आने लगेगी। 65 ईयर्स के जनरली 60 ईयर्स में लोग रिटायर हो जाते हैं। 60 साल की बाद की जो उम्र होती है वो रिटायरमेंट ही हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट आते आते ना जनरली आप पाएंगे कि आप मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके ऊपर होती हैं, चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उनसे आप फ्री हो जाते हैं। जनरली 60 साल की एज तक ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में 60 साल के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप में एक फीलिंग आएगी ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये सबके साथ आने वाली है, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ आने वाली है। लेकिन इसमें होगा क्या? ड्यूरिंग दिस टाइम वी कंटेम्पलेट आवर अकम्पलिशमेंट एंड कैन डेवलप इंटीग्रिटी इफ वी सी आवर सेल्फ एज लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। हम अपने जीवन की जो पास्ट होते हैं उसको पलट के देखते हैं। जनरली 65 ईयर्स के बाद हम यही करते हैं, खाली बैठ के, हमारे पास कुछ काम होता नहीं है, तो हम अपने लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं कि हमने अपने पूरी ज़िंदगी में क्या क्या किया। हम अपने अचीवमेंट्स देखते हैं, अपनी फेलियर्स को देखते हैं, और हमें लगता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ अचीव किया, मेरी जो एबिलिटीज़ थी, मेरी जो कॉम्पिटेंसी थी, मेरी जो सिचुएशन थी उससे मैं लड़ा और मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। तो आप में ईगो आइडेंटिटी डेवलप होगी। इफ इंडिविजुअल फील्स दे हैव लिव्ड अ फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ, दे विल एक्सपीरियंस अ ईगो आइडेंटिटी। लेकिन अगर आप वहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ में मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, मैंने एक बहुत ही सिंपल लाइफ जी हैं, मैंने कुछ ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ को, अपनी सोसाइटी को कुछ दिया नहीं है, मेरा कोई खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है, तो ऐसे में आप में रिग्रेट डेवलप होता है, आप में डिस्पेयर की फीलिंग आती है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इंडिविजुअल फील्स रिग्रेटफुल अबाउट देयर पास्ट, फील दे हैव मेड पुअर डिसीजंस और बिलीव दे हैव फेल्ड टू अचीव देयर लाइफ गोल्स, दे में एक्सपीरियंस डिस्पेयर। लगता है कि भाई जीवन में जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, मेरा ये एम था लेकिन मैं कर नहीं पाया, काश उस वक्त मैं कुछ डिसीज़न लेता, अच्छे डिसीज़न लेता, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेता, तो मैं आज कुछ और होता। इस तरह की फीलिंग उस व्यक्ति में डेवलप होती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सब वो चीज़ें ज़रूर करिए लाइफ में जो आपने सोच रखी है ना। वो कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूर करिए उन चीज़ों को, क्योंकि ये लाइफ देखिए आपको हर हमें एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता किसी ने नहीं देखा। लेकिन इतना तो श्योर है कि ये एक लाइफ तो है। इस एक लाइफ में आपको जो कुछ करना है वो कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद नहीं पता कि आप जब कहीं बिस्तर पे बीमार बैठे होंगे और आपको लगेगा कि यार अब तो बस लाइफ कुछ ही साल की बची है, और उस वक्त जब आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसे ही बैठ के सोच रहे होंगे अपने पास्ट के बारे में, तो आप में ईगो आइडेंटिटी होनी चाहिए, ना कि डिस्पेयर। हाँ, बैलेंस अगर दोनों का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सक्सेसफुल ही रहे होंगे लाइफ में,
आपके बहुत सारे पुअर डिसीजन भी रहे होंगे और बहुत सारे अच्छे डिसीजन भी रहे होंगे, लेकिन अगर बैलेंस्ड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईगो आइडेंटिटी ज़्यादा है, डिस्पेयर कम है, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय की है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से ईगो आइडेंटिटी और डिस्पेयर काम करती है। अगर आप सक्सेस होते हैं ना इस क्राइसिस में भी, आपको लगता है कि पास्ट मेरा अच्छा रहा है, तो आप में वर्च्यू ऑफ विजडम डेवलप होता है, आपको लाइफ को लेकर के एक नज़रिया जो होता है ना वो डेवलप होता है। लेकिन अगर आप फेल हो गए हैं इस क्राइसिस में भी, तो आप पाएंगे कि आप में बिटरनेस, डिस्पेयर, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो इस प्रकार से आपने देखा ना कि कितनी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी एरिक एरिक्सन की, जो 8 स्टेजेस उन्होंने बताए थे, दैट वाज अमेजिंग। और आप हम ये बिल्कुल ज़रूर हम रिलेट कर पाए होंगे किसी ना किसी स्टेज में। हम जो हमने पास्ट जिस स्टेज से हम गुजर चुके हैं उसको तो हमने ज़रूर देखा होगा कि हाँ हमारे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। और जो अभी हम प्रेजेंट में जो हम जिस स्टेज में हैं उसमें भी आप बहुत कुछ चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे, और फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो एरिक्सन की थ्योरी मुझे इसीलिए पसंद आती है। लेकिन हाँ, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट थ्योरी, मैं कहूँगा इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है। बट आज इस वीडियो में मैं क्रिटिसिज्म डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा मतलब एरिया भी नहीं है, इतना हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मतलब एजुकेशन में कैसे यूज़ करना है। जनरली आप पाएंगे कि जो 12 से 18 साल तक की एज होती है यही स्कूल लाइफ होती है, उसके बाद कहाँ होती है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो गया, या ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट हो गया, या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट हो गया। ये कुछ ऐसे बेसिक पॉजिटिव नेगेटिव वर्च्यूज होते हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। आपको ध्यान रखना है बीइंग अ पेरेंट्स भी और बीइंग अ टीचर भी, कि आप बच्चे को हमेशा इनकरेज करें, कभी भी डिस्करेज ना करें। टीचर शुड प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर एन इनिशिएटिव। टीचर्स क्या करें कि बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दें एक्सप्लोर करने की, ताकि बच्चे में ईगो आइडेंटिटी भी डेवलप हो, बच्चे में इनिशिएटिव डेवलप हो, है ना। ये सारी चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब आपने एरिक एरिक्सन की थ्योरी को अच्छे से समझा होगा। हो सके तो अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, दूसरों के साथ साथ खुद पर भी इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बच्चों को लेकर ही सोचिए, खुद को भी सोचिए। बीइंग अ रोल मॉडल, आपकी भी एक ऐसी अच्छी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड नॉट क्रिटिसाइज चाइल्ड टू अवॉइड गिल्ट फीलिंग। मतलब पेरेंट्स और टीचर्स को ना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए बच्चे को, है ना। अगर आप बच्चे को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं तो बच्चे में गिल्ट फीलिंग कभी नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि बच्चे में गिल्ट फीलिंग ना आए तो बच्चे को क्रिटिसाइज़ मत करिए। बच्चा कोई गलती भी करता है तो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे बोलिए कोई बात नहीं बेटा, ये गलती सबके साथ होती है, हम भी करते हैं आप भी करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से एफर्ट करो। ऐसी चीज़ें बच्चों को बोलिए। इससे क्या होगा बच्चे में, हाँ, बच्चे को लगेगा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर मैं अनसक्सेसफुल भी रहा हूँ किसी काम को लेकर तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा एफर्ट करूँगा, फिर से कोशिश करूँगा, फिर से फेल होऊंगा, फिर कोशिश करूँगा, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी मुझे। तो बच्चे में गिल्ट फीलिंग आपको डेवलप होने नहीं देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फीलिंग ऑफ इंडस्ट्री यानी कि कॉम्पिटेंस शुड बी डेवलप इन द चाइल्ड। वो कैसे डेवलप होगा, जब टीचर और स्कूल बहुत सारी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लान करेगा और कोशिश करेगा कि हर एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो रहा हो। बच्चे का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए जितना वो कर सकते हैं, है ना। ये मत देखिए कि बच्चा मतलब अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो सब बात की बात है, परफेक्शन बाद में देखेंगे। पहले बच्चे को एक्सप्लोर करने दीजिए। एक्सप्लोर करने से बच्चे में ना इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जब बच्चे में एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, तब बच्चे उसमें क्या होता है कि फिर उस फील्ड में जाते हैं, उसमें जो बेसिक स्किल्स होती हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले बच्चे में आइडेंटिटी तो लाने दीजिए, उसको देखने तो दीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता हूँ। तो ये करना चाहिए। प्रमोट आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्कूल ऑल्सो। आपको कोशिश करना है कि आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, समझें, खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें और बच्चों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।